नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अ, एक दिन बाद यानी 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ इतिहास पुरुष बनने जा रहे हैं। ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद और उसी दल के द्वारा फिर से बहुमत हासिल करने के बाद निरंतरता में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके शपथ समारोह में इस इतिहास को जो वो रचने जा रहे हैं, इसके साक्षी न केवल उत्तर प्रदेश रोल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होंगे, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के दूसरे सहयोगी भी रहेंगे। और सबकी निगाहें उस दिन लखनऊ पर लगी होंगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि संभवतः इतने लोग वहां पहुंचने वाले हैं जो इससे पहले अभी तक के जितने चीफ मिनिस्टर हुए हैं, किसी के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे हैं। और जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, तो एक ऐसा लोकप्रिय चेहरा जिनकी कीर्ति, जिनकी ख्याति अब उत्तर प्रदेश की सरहदों तक महफूज नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि अब उनको देश के अलग-अलग हिस्सों में जब भी कहीं चुनाव प्रचार की स्थिति आती है, तो आमंत्रित किया जाता है। उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। ऐसा क्या है योगी आदित्यनाथ में? और अगर वो इतिहास रचने जा रहे हैं, तो उनका जो अब तक का इतिहास है, उनके जन्म से लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक, और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म किया है, यानी उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने की जो मुहिम में जुटे हैं, उस पर भी, उनकी जीवनी पर भी अपनी लेखनी चलाने वाले बहुत ही खास मेहमान आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो पहले हम शांतनु जी का अभिनंदन कर लें, स्वागत कर लें। शांतनु जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार ओमकार जी। ओसीएन नेटवर्क और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा शांतनु जी कि ये तो ठीक है, हमने भी अपने इंट्रो में कहा कि योगी जी इतिहास रचने जा रहे हैं। लेकिन आपकी दृष्टि से इसके अलावा भी उन्होंने अब तक कौन-कौन से इतिहास रचे हैं, हमारे दर्शकों को बताएँगे, तो जी, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। जी। ओमकार जी आपने सही कहा, 25 तारीख को एक स्टेडियम में शपथ ले रहे हैं, बहुत बड़े स्टेडियम में, क्रिकेट का स्टेडियम है और उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है ग्राउंड की वो करीब 50,000 की कैपेसिटी है और ऐसे में कई बार ग्राउंड की जो फील्ड है उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें भी एक 5-10 हज़ार लोग आ सकते हैं। तो और सुना है कि लाखों लोग पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। और आपने बताया उन्होंने इतिहास रचा है कई मामलों में, 4 दशकों में पहला सीएम जो पावर रिटेन करता है, बीजेपी का सीएम जो पावर रिटेन करता है, एक सीएम जो एमएलए का चुनाव लड़के आता है, ऐसा 15 सालों में नहीं हुआ। नोएडा में आने के बाद, मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, मुलायम जी, उनके लिए हमारा नोएडा मनहूस हुआ करता था। भई हम तो रहते हैं यहाँ पे, हमारे लिए तो मनहूस नहीं है, यहाँ के लाखों लोगों के लिए मनहूस नहीं है। पंकज सिंह जी 1,75,000 वोटों से जीत के आए हैं, तो उनके लिए मनहूस नहीं है, लेकिन बहुत अखिलेश यादव जी के लिए मनहूस हुआ करता था। वो आज नोएडा मनहूस नहीं है भई। अब तो बल्कि शायद उल्टा हो गया, आपको नोएडा आना पड़ेगा, आपको मुख्यमंत्री दोबारा बनना है तो शायद। तो और फिर 5 साल भी टेन्योर पूरा नहीं कर पाते थे। तीसरे ऐसे सीएम हैं जो 5 साल अपना टेन्योर पूरा कर तो ऐसे बहुत सारे इतिहास हैं। तो उसकी लिस्ट लंबी है। जी, ये तो देखिए, ये तो आंकड़ों की दृष्टि से अच्छी बात है। लेकिन जो मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगा, जो ग्रामर या व्याकरण बदली है नरेंद्र मोदी ने 2014 में ओमकार जी, वो व्याकरण उत्तर प्रदेश में भी बदलने लगी है। कि केवल जाति, 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 केवल जिसे हम कहते हैं ना वो बच्चे, वो एग्ज़ाम वाले बच्चे जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते नहीं हैं और एग्ज़ाम के 5 दिन पहले कुंजी लेके एग्ज़ाम दे लेते हैं। उसको मैं कहता हूँ जाति की समीकरण से चुनाव लड़ना। कि भाई कुछ नहीं करा 5 साल, अपोज़िशन का आपने रोल नहीं प्ले करा, थोड़ा मुस्लिम वोट, थोड़ा यादव वोट, थोड़े से इधर मिला लिए और मैं चुनाव जीत जाऊँगा, ऐसी कल्पना से अखिलेश यादव जी चुनाव में उतरे थे। लेकिन अगर अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते, तो मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा होता, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी अगर आप नहीं जीतते, तो फिर कोई भी जो नेता होता है, बोलता ठीक है यार, काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा 3-5 कर लो इधर-उधर, थोड़ी ये जाति ले लो, थोड़ी ये जाति ले लो, इसका आदमी बना दो, ये बना दो और आप चुनाव जीत सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से जी, जी। लोकतंत्र ने ये भी एक इतिहास बनाया लोकतंत्र के लिए, जो 14 और 19 में नरेंद्र मोदी ने बनाया। और उत्तर प्रदेश से क्योंकि भाजपा बाहर थी, ओमकार जी, ये भी हमें मानना पड़ेगा, 2002 से उत्तर प्रदेश से भाजपा बाहर थी, ना तो उनको प्रशासन का एक्सपीरियंस भी नहीं था, बल्कि जितने मंत्री हैं वो सब नए हैं। सूर्य प्रताप शाही जी को छोड़ दीजिए, तो ऐसा कोई नहीं है जो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हो या जो बाहर की पार्टी से आए होंगे, बस वही रहे होंगे। तो कई मायनों में इतिहास है, कई मायनों में इतिहास है। एक संत जो इतने बड़े नाथ पंथ ट्रेडिशन से आता है, वो बिल्कुल। मुख्यमंत्री बन रहा है, एक भगवाद्वारी मुख्यमंत्री बन रहा है। और वो ऐसे नहीं, वो बहुत बड़ी परंपरा है। मैंने क्योंकि उनकी जीवनी कवर करी है, गोरखपुर मठ में बहुत बार गया हूँ, जो नाथ परंपरा, इतनी प्राचीन परंपरा का व्यक्ति बन रहा है। बल्कि मेरी पिछली किताब में डॉक्टर डेविड फ्रॉले ने फॉरवर्ड लिखा था, और उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, ओमकार जी। उन्होंने कहा था कि देखिए, राजनीति तो ठीक है, लेकिन भारत के राजनीतिज्ञों में अगर भारतीय संस्कृति में कोई फुली ट्रेन्ड है, तो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। जानकारी होना अलग बात है, लेकिन वो तो उसको जी रहे हैं, उस कल्चर को। वो तो भारत की सन्यास परंपरा को, भारत की संस्कृति को जी रहे हैं। तो मैंने कहा कई मायनों में टूटा है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि विकास करके चुनाव उत्तर प्रदेश में भी जीता जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाति गौण हो गई है, लेकिन जाति पे वेटेज बहुत पीछे चली गई है। अब वेटेज कई चीजों की और हो गई है, और मेरे ख्याल से ऐसा ही काम चलता रहा तो जाति 5 साल 10 साल में बिल्कुल हाशिए पे चली जाएगी चुनाव के व्याकरण में। तो मेरे ख्याल से जी, चुनाव की जी। जो व्याकरण बदली है उन्होंने, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इतिहास जी, जी। है। और ऐसी क्या ख़ासियत आपने योगी आदित्यनाथ में देखी कि आपने उनकी जीवनी लिखने का मन बनाया? जी, ऐसी क्या उनके बारे में आपने सुना था या क्या आकलन किया जी, था? उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व जी, से, उनका जो मूल था उससे, वहाँ से उनकी यहाँ तक की यात्रा, ये जी, सब देख कर के आपने उनकी जीवनी लिखने के बारे में सोचा? जी। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बरेली में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी मुरादाबाद से हैं, माताजी रामपुर से हैं, वेस्ट यूपी में रहा हूँ, उत्तराखंड में रहा हूँ। तो मेरी पिछली किताब थी उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में, जो 17 के चुनाव के बीच आई, और मैं कई जिलों में जाता था। और मेरा एक हॉबी भी है, मेरा शौक भी है, और मेरे एनालिसिस का पार्ट भी है, मैं रैली बहुत अटेंड करता हूँ, ओमकार जी। मैंने मतलब जी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैली कांग्रेसियों ने अटेंड करी होगी, मैंने अटेंड करी है वो। मैं हर व्यक्ति की, मैंने अखिलेश की बहुत रैली, मायावती जी की रैली जो कम होती हैं, नरेंद्र मोदी की रैली, योगी आदित्यनाथ की रैली, ऐसे बहुत रैलियां, हर बड़े छोटे नेता की रैली मैंने छोटी सभा अटेंड करी है। थोड़ा ड्रेस डाउन होके जाता हूँ चुपचाप, और वहां बैठ के देखता हूँ। मुझे लगता है जो कैमरे में दिखता है और जो कैमरे के इधर और उधर होता है, वो काफी काफी इतर होता है। भीड़ बिल्कुल कैसे सही। आई, भीड़ का डिसिप्लिन कैसा है, भीड़ में अंतु है कि किसी को ताली मरवानी पड़ रही है, वो सब आपको वहां सेंस बैठ के आता है। जब सही है। एक दो रैली से नहीं, बहुत सारी रैली से। तो मैं उन दिनों जब अपनी किताब के प्रचार में जाता था, तो योगी आदित्यनाथ की मैंने पहली बार बड़ी रैलियां अटेंड करी। जी, मैं जी। गोरखपुर मठ 1-2 बार जा चुका था, थोड़े देखा था। फिर उसके बाद जो रैली अटेंड करी, मैंने गोरखपुर मठ भी गया। वहाँ पे मैंने देखा वो अपना जनता दरबार कैसे लगाते हैं, और मैं थोड़ा उनसे, अगर मैं सही वर्ड यूज़ करूँ, तो इंट्रिग्ड था। मतलब थोड़ा-सा आश्चर्यचकित, क्या हिंदी में शब्द होगा उसके लिए, कि अ, मतलब मुझे एक कौतूहल सा था कि क्या है ये व्यक्ति? कौन है ये व्यक्ति? मठ में है, हुँ, हुँ, ये सांसद हुँ। भी हैं, बोलते अच्छा हैं, आज तक मंत्री क्यों नहीं बने? नरेंद्र मोदी सरकार में, अटल बिहारी सरकार में मंत्री क्यों नहीं बने? सुनने में ओजस्वी हैं। तो एक एक मन में मेरे भी जिज्ञासा थी कि इनको और जानूँ। वो जिज्ञासा चली रही थी कि वो मुख्यमंत्री बन गए। अब मैंने सोचा ये तो सोने में सुहागा हो गया। मैं मतलब सोच ही रहा था इनके बारे में कुछ लिखूँगा। मैं तो एक बड़ा लेख लिखने की सोच रहा था, एक लॉन्ग पीस लिखने की सोच रहा था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। और हाँ, एक तो ये बात, ये तो पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या जी। करा, जब मैं इनके बारे में रिसर्च करने लगा, तो क्योंकि मेरी लंदन से, विदेश से पढ़ाई हुई है, और ऐसा नहीं है, मैं तो जी, उत्तर जी। प्रदेश से आता हूँ तो हिंदी बात करता हूँ, लेकिन मेरी जितनी लेखनी है वो इंग्लिश में ज़्यादा है। तो मैं, पहली जो मेरी सर्च जाती है इंटरनेट में, वो इंग्लिश में पहली बार ज़्यादा जाती है। तो मैंने जब जी, सर्च करा, तो मुझे पहले ऐसे मुख्यमंत्री दिखे वो, पहले नहीं, दूसरे कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी के बाद, जिनके बारे में विदेशी मीडिया कवरेज कर रहा है। आपने कभी सुना है कि किसी मुख्यमंत्री के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है? मतलब प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखना अलग बात है, वो तो मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर आप लिखेंगे ही, है ना? किसी भी कंट्री के। लेकिन किसी देश बिल्कुल। के मुख्यमंत्री के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, सीएनएन सब मतलब बिल्कुल लगे पड़े हैं। वो भी एक स्टोरी नहीं, 8-8, 10-10, 20-20 स्टोरी प्लान हो रही हैं। तो मैंने कहा भई बात तो, और सारी स्टोरी नेगेटिव। एक व्यक्ति जो 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता है, मुख्यमंत्री रहा है, उसके बारे में सब कुछ नेगेटिव कैसे है? आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं है लिखने को। मैंने कहा फिर तो सही। कुछ दाल में काला है, कुछ तो इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। और यही मुझे मेरे ख्याल से विचार ले गया। फिर मैं उत्तराखंड गया, माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त, स्कूल, टीचर सबको मैंने खंगाला, ढूँढा। फिर गोरखपुर मठ में मैंने पार्क कर लिया अपने आप को, वहाँ पे उनके चाहने वाले, उनके ना चाहने वाले
सबसे मिला और फिर जो जहाँ मिलता, कोई फ़ोन पे, कोई सामने मिला। तो ऐसे मैंने 5 साल पहले अगर मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरी पहली किताब थी, जी, तम्बाकू जी, विज्ञान। जी। उसके जी, ये जी। ब्लूम्सबरी ने करी थी, डॉक्टर डेविड फ्लॉर ने इसका फ़ॉरवर्ड दिया था और अभी तो ये बहुत चर्चित किताब है और इसकी 12 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। साउथ की चारों भाषाओं में मराठी, बंगाली, गुजराती सब में इसका संस्कृत और उर्दू में अनुवाद हो गया है इसका। और ये मैंने किताब उनके 5 वर्ष पे अभी 4 महीने पहले लिखी, तम्बाकू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। तो मेरे ख्याल से ये जो मुझे कौतूहल रहा कि वो है कौन? मठ और राजनीति कैसे सँभालते हैं एक सन्यासी और कैसे नेगेटिव लिखा गया है इतना सारा उनके बारे में इंग्लिश मीडिया में, इसने मुझे थोड़ा पुश करा उनके बारे में इतनी रिसर्च, डिटेल रिसर्च करने के लिए ओमकार जी। बहुत ही बेहतरीन काम आपने किया है शांतनु जी। ये डर नहीं लगा कि आपके कुछ मित्र, कुछ जानकार आपको संघी बता देंगे या मोदी भक्त बता देंगे या योगी भक्त बता देंगे? ये तो कहीं न कहीं मन में रहा होगा? नहीं, ओमकार जी मन में ही नहीं रहा मतलब मतलब कई संस्थाओं में मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जिनके साथ में लंबे समय तक जुड़ा रहा। मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं बहुत सारी पॉलिसी पे सेशंस लेता हूँ, जिनके साथ में रेगुलर पैनलिस्ट था, जिनके साथ में रेगुलर स्पीकर था, जिनके साथ में रेगुलर ट्रेनर था, कुछ और टॉपिक पे, एजुकेशन पॉलिसी पे जिसमें राइट लेफ्ट कुछ नहीं था, वो तो केवल आपको विश्लेषण करना था। उन्होंने मुझे डीपैनल कर दिया बिना बताए मुझे एक दिन। जबकि इस टॉपिक का उस टॉपिक से कुछ मतलब नहीं है और मेरी उनके सेशन में अगर उनके 10 स्पीकर होते थे, मेरी हाईएस्ट रैंकिंग आती थी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। वो 5 में से रैंक मेरी 4.8, 4.9 रैंकिंग आती थी पार्टिसिपेंट की यूजर रैंकिंग ना। उनके जो हेड होते थे उससे भी ज्यादा रैंकिंग आती थी मेरी। जो संस्था के हेड थे उससे भी ज्यादा रैंकिंग आती थी मेरी। उन्होंने मुझे उसके थ्रू उन्होंने अच्छी जगह आईआईटी, आईआईएम्स में बहुत जगह मैंने एजुकेशन पॉलिसी पे सेशन दिए। लेकिन उन्होंने मुझे डीपैनल कर दिया बिना बताए धीरे से। और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी जो मेरे मित्र थे वहां पे, भाई ये क्या हुआ ऐसा? मैं एकदम से बुरा कैसे हो गया? तो कह रहे नहीं नहीं आप बहुत टीवी पे आते हैं, आप वो राम मंदिर के बारे में। मैंने कहा वो तो सेशन एजुकेशन पॉलिसी पे है। नहीं नहीं वो बिल्कुल। छवि थोड़ी आपकी अलग है। तो ठीक है, देखिए आप जब अब एक स्टैंड लेते हैं तो फिर आपको स्टैंड लेना ही पड़ता है उसका। और मैंने कोई ऐसा अपोलोजेटिक होके तो नहीं लिखी किताब, बिल्कुल बिल्कुल तथ्यों के साथ लिखी है। और आपको जान के खुशी होगी ओमकार जी कि ये किताब को लेके मैं अभी 20 दिन के अमेरिका अमेरिका के टूर पे गया था और जी, जी। मैं करीब 5 शहरों के टूर बना के गया था और मेरा करीब 13 शहरों में कार्यक्रम हुआ। अरे मतलब वाह! कार्यक्रम वहाँ जाने के बाद बनने मैं 3-4 हज़ार भारतीयों से मिला। करीब 3-4 हज़ार भारतीयों के घर में ये किताब है इस समय वहाँ पे, यूएस में। वाह! फिर मुझे वहीं पे किसी ने बताया कि वर्ड कैट एक वेबसाइट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन-सी किताब, किस आईएसबीएन नंबर की किताब किस लाइब्रेरी में है। तो मेरी ये किताब हार्वर्ड की लाइब्रेरी में है, स्टैनफोर्ड की लाइब्रेरी में है, कांग्रेस की जो अपनी लाइब्रेरी होती है मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। यूएस कांग्रेस की जो लाइब्रेरी होती है उसमें है। यूके का जो वेस्टमिंस्टर एबे जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसकी लाइब्रेरी में, ऐसी 40 बड़ी लाइब्रेरी में ये किताब है। तो मुझे क्या इस बात! बात को जान के अच्छी लगी, खुशी हुई कि अब कोई योगी आदित्यनाथ को जानने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए केवल न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट सोर्स नहीं है, उसके पास एक रिसर्च किताब भी है, जो जो तथ्यात्मक तरह से बता सकती है। तो इस बात का मुझे संतोष भी है। ये कोई मामूली मतलब उपलब्धि नहीं है और किसी ऐसे इतिहास पुरुष के बारे में लिखना, रिसर्च करना, उनसे संबंधित सभी लोगों से मिलने की कोशिश करना। मुझे तो पता चला है कि आपने उनकी माताजी से भी जी, माताजी, अ, पिताजी से लंबी चर्चा है मेरी। लंबी चर्चाएँ की हैं। हुँ, तो थोड़ा-सा इनके परिवार के बारे में बताइए दर्शकों को। जी, जी। देखिए, मैं बल्कि परिवार के बारे में बताने के साथ-साथ आपको साथ में बताऊँगा जब मैंने रिसर्च करना शुरू करा तो पंचूर गाँव हम किसी से फ़ोन-वोन करवा के नहीं गए ओंकार जी, हम तो बस पहुँच गए जी, 2-3 जी। लोग ना। हमने किसी अपने मित्र से एक इनोवा गाड़ी ली कि पहाड़ों में ज़रा अच्छी 4x4 की कोई गाड़ी ले लें और किसी ने बता दिया यमकेश्वर के पास चले जाओ और मैं क्योंकि खुद भी ऋषिकेश लंबे समय में रहा हूँ तो मुझे उस एरिया का थोड़ी जानकारी है मेरे को। तो जी, हम जी। पहुँच गए। अब कहीं पहुँचे कोई कहे आपको पता है ना, आप तो खुद फील्ड पे पहुँच गए, छोटी जगहों में एक नाम के कई गाँव होते हैं कई बार। बिल्कुल, बिल्कुल। मिलते-जुलते नाम के, पंचूर खेड़ा, कभी खेड़ा लग जाता है, कभी गैर लग जाता है, गैरा लग जाता है। तो पहले हम एक गाँव में गए, कह रहे नहीं ये नहीं है, दूसरे में ये नहीं है, तो फाइनली हम पहुँचे उस गाँव में। अब वो गाँव में फाइनली घर जाने के लिए आखिरी आधा 1 किलोमीटर आप गाड़ी तो दूर बाइक भी बड़ी मुश्किल से चला पाएँगे। तो सही। अब मेरे साथ के लोग तो थोड़े से अर्बन टाइप के थे, वो कह रहे अब कहाँ चल के जाएँगे, तुम चले जाओ। मैंने कहा नहीं सबको चलना है क्योंकि मुझे कैमरा-वैमरा भी रिकॉर्डिंग भी करनी थी। तो हम गए, फिर फाइनली हम उनका घर पहुँचे, वहाँ पे माताजी अकेली थी। पिताजी नहीं थे, पिताजी कोटद्वार कहीं गए हुए थे। उस समय माताजी 80 साल की थी और पिताजी 84 साल के थे। ये मैं बता रहा हूँ 2017 की बात जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके 10 दिन की बात है बस। तो जी, जी, माताजी ने जी। बिठाया और माताजी कुछ नहीं जानती हम कौन लोग हैं।
माताजी ने हमें बहुत अच्छे से बिठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई और बातें हुई हमारी लंबी। सबके वीडियो भी हैं, मैं कुछ-कुछ वीडियो बीच-बीच में रिलीज़ भी करता रहता हूँ। कुछ बड़े अच्छे वीडियो मुझे मिले हैं, मैं 25 को उनको अपने ट्विटर पे पोस्ट भी करूँगा, पिताजी से जो चर्चा हुई। तो माताजी जी, ने जी। बताया पूरी क्या दिनचर्या थी, कैसे अजय सिंह बिष्ट उनका नाम था, अजय मोहन सिंह बिष्ट। अब तो हम वो नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि आपको पता है भारतीय संन्यास परंपरा में आप अपने ही जीवन का पिंडदान कर देते हैं, पिछले जीवन का। तो नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम हिस्टोरिक रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो माताजी ने कहा कि भई कैसे जो महाराज जी थे और या अजय जी थे, उनका गायों से बहुत प्रेम था। जो उनके घर की 4-5 गायें थी, उनके देख-रेख की ज़िम्मेदारी अजय की थी। और फिर जी, वो जी। स्कूल से आने के बाद उनको घास चराने ले जाते थे, उनको फील्ड में घुमाने ले जाते थे। वो डिसिप्लिन बड़े थे, डिसिप्लिन मतलब जैसे सुबह क्लास होनी है तो अपना बस्ता लगाना, होमवर्क कंप्लीट करना। तो आपको ना बड़े सारे एलिमेंट्स जो मैं बात करता था, मुझे उनकी अभी की लाइफ में दिखते रहे। फिर उनके दोस्तों ने बताया कि ऊपर टीले पे यमकेश्वर के पास एक शिव जी का मंदिर है, उसपे भाग के जाके वहाँ पे जो भी पूजा हो रही है उसमें उसमें भाग लेना अजय की एक हॉबी जैसी थी वहाँ पे। और वहाँ के जितने भी पुराने जो वृद्ध लोग थे, उनसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनना। अब ये बड़ा यूनिक है। एक 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा जा के कुरेद के पूछे मुझे उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाओ, मुझे शिव जी से जुड़ी हुई कहानी सुनाओ, ये नॉर्मल नहीं है। ये ऐसा कोई अमूमन एक बालक 8 साल का नहीं करता है ना, तो मुझे ऐसी बड़ी सारी बातें दिखी। फिर मैं जब पिताजी से मिला, आप विश्वास नहीं मानेंगे ओमकार जी, पिताजी कोटद्वार से आ रहे थे, है ना? और हमने रास्ते में नंबर पता करके हाथ देके रोक लिया उनको। और हमें खुद लग रहा था हमने एक मुख्यमंत्री के पिताजी को हाथ देके रोक लिया और एक चाय की दुकान पे हम 3 घंटा बैठे रहे ओमकार जी। और बिल्कुल मतलब अनअस्यूमिंग कुछ उनको ऐसा नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री का पिता पिता हूँ या मैं इनसे नहीं बात और मैं किसी से फ़ोन नहीं करवाया, हम एक बोलते कि हम कोई कुछ उनके बारे में लिख रहे हैं, तो आप हमें जानकारी दीजिए। खूब सारी बातें बताई उन्होंने हमें कि वो कहाँ-कहाँ रहे, अलग-अलग स्कूलों में पढ़े वो, 4-5 स्कूलों में पढ़े क्योंकि ये वन अधिकारी थे, वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो इनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो ये लोग भी पोस्ट होते रहते थे। बल्कि 11वीं 12वीं तो ये दोनों भाई अकेले रह के पढ़े, जो मेरे ख्याल से आज के जीवन में भी शायद कम ही बच्चे होंगे, हॉस्टल में रहना अलग बात है, लेकिन कमरा लेके 11वीं में रहना, कॉलेज में रहना अलग बात है, लेकिन 11वीं में कमरा लेके रहना, अपना खाना खुद बनाना, अपने कपड़े सही। धोना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मेरे ख्याल से अमूमन कम ही मिलता है। तो ऐसी बड़ी मज़े की बातें पता लगी, लेकिन जो सबसे रोचक बात थी, जो बिल्कुल आखिरी में पिताजी ने कहा, पिताजी से मैंने पूछा कि रिटायरमेंट के बाद आप लोग कहाँ रहते हैं फिर? उसने कहा वही उन्होंने कहा कि वो जो घर देख के आए हैं आप, छोटा-सा नीला मकान है उनका एक 3 ढाई 3 कमरों का, वहीं रहते हैं हम तो। कह रहे मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने देहरादून में बड़े-बड़े बंगले बना लिए। उत्तराखंड के लिए तो देहरादून सबसे बड़ा शहर है। जी, जी, लेकिन जी। वो भ्रष्टाचार से कमाए उन्होंने। है ना? हमने तो अपने जीवन में कोई संपत्ति नहीं कराई, वही संपत्ति है जो छोटा-सा घर है। फिर उन्होंने बोला कि मेरी जो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, वो है मेरा एक ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। बड़ी उन्होंने मार्मिकता से बात बोली, इतनी ऑनेस्टी से, इतनी ईमानदारी से वो बात बोली, कि वो आज भी आपको पता होगा पिछले साल उनका निधन हो गया। जी, अच्छी जी। उम्र थी 90 वर्ष 79 वर्ष उम्र थी, अच्छा जीवन जिया उन्होंने। लेकिन मुझे उनकी ये बात हर समय कान में गूंजती जैसी है, कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। और मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है ना ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा, ये मेरे कान में नहीं, ये 75 के 75 जिलों में आज भी गूंज रहा है। और बाकी बिल्कुल देखिए सही। स्कीम, जाति-वाति, मौर्य वो सब छोड़ दिए। जो सबसे बड़ा फैक्टर है चुनाव जीतने का वो है एक ईमानदार मुख्यमंत्री सालों भर बाद मिला है उत्तर प्रदेश में ना। मतलब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव है, स्टेज से बोल रहे हैं लड़के हैं गलती हो जाती है। स्टेज से बोल रहे हैं चीटिंग करके पास हो जाओ। अखिलेश यादव पत्रकार से कह रहे हैं तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ। मायावती आपको पता है कितने बड़े घोटाले हैं। तो उसके बाद लोगों को लगता था मतलब किसको वोट दें? तो पहली बार उनको एक कर्मठ ईमानदार मुख्यमंत्री मिला जो उनके आनंद सिंह बिष्ट जी ने जो पिताजी ने बात कही थी, मेरे ख्याल से आज भी वो चरितार्थ होती है और हम लोग बहुत खुश हैं कि 25 तारीख को फिर से 22वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की शपथ लेने जा रहे हैं। अब योगी जी के बारे में तो बहुत सारे लोग जान गए हैं, इधर-उधर जी, से भी जान लेते हैं, आपकी किताब जी, भी आ गई है। जी, आपने जो ये दूसरी किताब लिखी है कि उत्तर प्रदेश को एक तरीके से उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है, यानी जी, कायाकल्प कर दिया है या कायाकल्प। करने में लगे हुए हैं। जी, तो आपको ऐसे कौन-कौन से तत्व दिखाई दिए, जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वाक़ई अब कायाकल्प हो रहा है? जी, एक चीज़ तो हमें सीधे-सीधे दिखाई देती है, जो इस चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण कारक बन कर के उभरी है, कि सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा के मोर्चे पे बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, इसमें जी, कोई दो राय नहीं है। जो आम आदमी है, बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, वो भी अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। बिल्कुल। दूसरे उन्होंने कोविड काल में भी काम किया है, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, जी, एक विश्वसनीय लीडरशिप दी है।
तो जी, ऐसे और कौन-कौन से कारण आपको दिखाई देते हैं, जी, जिनके बल पर जिन 3 राज्यों को जैसे बिहार को, मध्य प्रदेश को, उत्तर जी। प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब उससे उत्तर प्रदेश उभर करके बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए मैं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश जितना घूमा हूँ, मैंने अपने जीवन में भ्रमण ही नहीं करा उतना। तो मैं 5 जी, जी। साल हर जिले में या कम से कम मैं 70-80% जिले में गया हूँ। और मैं पिछले 1 साल में तो क्योंकि किताब लिख रहा था, मेरी किताब लिखने का 3 उसके सोर्स थे। एक तो जब भी मुझे मुख्यमंत्री से समय मिलता था, मैं उनसे देखता था कि उनके फ़ोकस में क्या चीज़ है। मैं जी, उसको जी। नोट कर लेता था कि उनके फ़ोकस में क्या है, कौन-सा मिनिस्ट्री, कौन-सा डिपार्टमेंट है, उनका लॉजिक क्या है उसको उसको फ़ोकस देने का। फिर मैं अधिकारियों से आँकड़े लेता था कि अधिकारियों के सरकारी आँकड़े क्या हैं। फिर मैं अधिकारियों के आँकड़ों पे बिलीव नहीं करता था एक तरह से और फिर मैं ज़मीन पे जाके उसको ट्रायंगुलेट करने की कोशिश करता था। तो जब मैं ज़मीन पे जाता था, जो आँकड़े हैं वो तो आपने सबने सुने हैं, है ना? कि क्या जी, आँकड़े हैं, जी। सरकार के आँकड़े हैं, नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, अलग-अलग मंत्रियों ने इस मंच से कहे भी हैं। जब मैं फील्ड पे जाता था, तो अगर मैं जैसे 11 बजे, 12 बजे गाँव में पहुँचा, तो मुझे महिला मेरे साथ कुछ टीम होती थी 2-3 लोगों की। तो महिलाएँ मुझे इस तरह से बताती थी और वो कुछ तो उस तरह के वीडियो भी वायरल हुए हैं कि भई हमारा तो सुबह से जब जीवन शुरू होता है, तो शौचालय जाते हैं, वो योगी जी, मोदी जी का दिया हुआ। फिर गैस स्टोव जलाते हैं, वो योगी जी, मोदी जी का दिला हुआ। उसमें जो अन्न पकाते हैं, वो योगी जी, मोदी जी का दिया हुआ। उसके बाद जो शाम को खरीदारी करते हैं, वो जो डीबीटी डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ₹2000 किसान निधि के आए हैं या ₹1000 पेंशन के आए हैं, ₹1000 मिड डे मील के जो ट्रांसफर हो गए हैं। उन्होंने कई मतलब वो इतनी स्कीमें गिनाए थे तो ओमकार जी, जो मैं रिसर्चर होने के बाद मुझे नहीं पता होती थी सारी स्कीमें या सारी स्कीमों के सारे घटक नहीं पता होते थे। जैसे मुझे किसी ने बताया, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे गैस गैस स्टोव में वो कहते थे कि भई चूल्हा हमारे मोदी जी के चूल्हे पे चाय पी के ज़रूर जाइए। ये बड़ा कॉमन वर्ड है उत्तर प्रदेश में। मोदी जी के चूल्हे पे चाय पी के ज़रूर जाइए। तो गए और फिर बैठे थे, परिवार के और लोग बैठे थे। तो वहीं आपको पता है छोटे घर होते हैं, उसी में साइड में किचन होती है, वहीं बैठने की व्यवस्था होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये जो पाइप है ना, जो गैस सिलेंडर से जो पाइप जाता है स्टव में, वो भी मोदी जी ने दिया है। अब ये देखिए छोटी बात है, हम लोगों के लिए छोटी बात हो सकती है, चलो 150-200 का पाइप ही तो है, क्या बड़ी बात है। लेकिन उस सही। महिला को वो भी रजिस्टर है, कि ऐसे नहीं कि गैस दे दिया और वो सिलेंडर दे दिया और अब आपको पाइप आप अपने आप ढूँढते रहें, सब मोदी जी ने दिया। तो उनके जीवन में ये छोटा बदलाव नहीं है और वो पूरी कहानी बताती थी मुझे, कि कैसे भई हमारे लिए शौच एक पूरा प्रोग्राम है। कि सुबह या तो सूरज ढलने से पहले जाना है, झाड़ियों के बीच में जाना है, शाम को हम 2-3 बजे के बाद पानी पीना बंद कर देते थे, जिससे हमें शौच की डिमांड ना हो, क्योंकि हमें फिर अंधेरा होने का वेट करता। अब मेरे ख्याल से इससे अमानवीय कोई चीज़ हो सकती है 21वीं सदी में ओमकार जी, कि हम अपने बिल्कुल, देश की बिल्कुल। महिलाओं को टॉयलेट नहीं दे पाए। मतलब इतनी बातें करते हैं नेता कि मोदी ये, योगी ये, भई आप काम से काम मैच करो ना। तो लो औरतें बताती थी कि कैसे उनका जीवन नर्क था। फिर दूसरी बताती थी कि भई सुबह से 4-5 बजे से मेजर काम था लकड़ी और पानी। लकड़ी की व्यवस्था, अगर गोबर की व्यवस्था है तो उपले की व्यवस्था, उसको सुखाना, अगर बारिश आ रही है तो उसको सुखाने की अलग व्यवस्था करना, नमी सुखाना और डेटा ब क्या बताता है कि अगर आप 3 बार खाना बनाते हैं चूल्हे पे, तो आप 300 से 400 सिगरेट पीने के बराबर है। अब क्या है कट सही। एक्सेलेरेटर चला है। हम लोग कई बार शायद शहरों में बैठे हैं क्योंकि हमने शायद बचपन से देखा है कि घर में ही टॉयलेट होता है और ऐसे करके गैस जल जाती है और ऐसे करके नल में पानी आ जाता है ना। लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए ये लग्ज़री है। तो जब ये मिलने लगा और सड़क पे जाने के लिए आपको आपके भाई के साथ, आपके पिताजी के साथ, आपके बेटे के साथ नहीं जाना पड़ता। आप खुद 8-9 बजे मैं आपको बताता हूँ बड़े मज़े की बात, मैं अभी सीएनएन का न्यूज़ 18 का वो कर रहा था, कुछ यूट्यूब लाइव और मैं काशी से लखनऊ जा भी रहा था। चुनाव के दौरान मैं फील्ड पे था, एक ऑब्ज़र्व जी, करने के जी। लिए। मेरी फ्लाइट थी जी, लखनऊ जी। से, तो मैं लखनऊ जा रहा था। रात के 10:30 बजे थे जब मैं काशी से निकल रहा था और लाइव मैं मोबाइल से ऐसे कर रहा था। तो सुरक्षा व्यवस्था तो कुछ लोग अपोज़िशन वाले भी थे, नहीं कहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, कहाँ बेटियाँ, कहने की बात है। मैंने कहा देखिए 10 बज रहे हैं इस समय, मैंने कैमरे को करा दूसरी साइड में और मैंने सड़क पे घुमा दिया और मैंने आधे किलोमीटर में उनको 10 लड़कियाँ दिखा दी जो अकेली चल रही थी रात के 10:30 बजे। कोई लस्सी की दुकान में बैठी है, कोई अकेली या ग्रुप के 2-2 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप में, जो आपको हाँ, किसी भी हाँ। शहर में उत्तर प्रदेश के दिख जाएगा। अमेज़न ने, पेटीएम ने अपनी डिलीवरी की एडवाइज़री चेंज कर दी है, कि अब हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं अंदर के उत्तर प्रदेश के क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंड होती है। नहीं तो लोग क्या जी। करते थे, कैश ऑन डिलीवरी सामान ले लेते थे या फिर कैश चुरा लेते थे डिलीवरी बॉय का। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी बात होती है, वो कहता है भई अब मेरा पैसा सेफ है। अब मेरा एम्प्लॉयी सेफ है, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपने कहा वो तो मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे एक 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 नींव है वो तो, उसके ऊपर ही सब कुछ खड़ा है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता।
तो जी, जी। और लोगों ने जो स्कीम्स बताई, और जब मैं चलता था, जो जो सारे लोगों के लिए एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट्स इतने आसान हो गए, छोटे-छोटे एयरपोर्ट, प्रयाग जैसे एयरपोर्ट में 3-3 फ्लाइट चल रही हैं, गोरखपुर जैसे छोटे एयरपोर्ट में 3-3 4-4 दिन की फ्लाइट चल रही हैं। मैं कहीं और भी जैसे मेरे बहुत सारे लॉन्च हो रहे थे, कभी उत्तर प्रदेश के बाहर भी हो रहे थे, कलकत्ता से हो रहा था, तो मुझे सीधे फ्लाइट लेनी है, सीधे फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, लखनऊ आ जाओ, वहाँ से ले लो। मतलब आपको उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करना एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ रिसर्चर, एज़ अ ऑथर इतना आसान हो गया था, जो मुझे लगता था वो एक सुगमता मुझे दिखती थी। तो मतलब मुझे लगता था बिल्कुल। कि अगर इसके बाद भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीतेगा, तो फिर चुनाव जीतना कुछ और ही समीकरण लगानी पड़ेगी। तो काम तो फिर बहुत सारा है, पूरी किताब में रेखांकित है उसके 10 चैप्टरों में। जी, अ, जी, जी। अच्छा, हमने प्रचार के दौरान देखा काफ़ी गरमा-गरमी, इधर से भी, उधर से भी। योगी जी ने भी कई बार जो है शायद अपने समर्थकों को एक संदेश और संकेत देने के लिए जी, जी, कहा कि 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी निकाल देंगे, जिनकी गर्मी जी, दिखाई दे रही है। जी, उधर जी, से भी कुछ इस तरह की बातें कही गई जी। और दोनों एक-दूसरे को मतलब तौल रहे थे या चुनौती दे रहे थे। हुँ, 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 हुँ। लेकिन योगी जी ने काफ़ी उम्मीदें तो जगा दी हैं लोगों की। जिस हुँ, तरीके से पिछले 5 साल में उन्होंने माफिया सरगनाओं का इलाज कर दिया, हुँ, जो अवैध कब्जे थे सरकारी संपत्ति पर, उनको एक तरीके से ध्वस्त कराया बुलडोज़र से, जी, बुलडोज़र बाबा का नाम भी उनका पड़ गया। पड़ गया। अगले 5 साल के लिए उम्मीदों का पहाड़ तो उनके सिर पर होगा। तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। लगता है कि जो कई तरह की चुनौतियाँ उनके सामने आने वाली हैं, जी, जिनमें एक चुनौती ये भी है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा छोड़ दी, जी, आज़म खान ने लोकसभा छोड़ दी। अब जी, वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में ही पूरा समय गुज़ारेंगे। हालाँकि जितना मेहनती नरेंद्र मोदी हैं या योगी आदित्यनाथ हैं, उतनी मेहनत, उतना परिश्रम, उतना डेडिकेशन ये कहाँ से लेकर के आएँगे, हाँ, समझ ये पाएँगे। अभी ये अभी अनुत्तरित सवाल है। जी, पर जी, आपको क्या लग रहा है, योगी जब दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे परसों, उसके जी। बाद उन पर जो उम्मीदों का पहाड़ होगा, उसको वो कैसे पार करेंगे? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 25 तारीख को जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे और 22वें मुख्यमंत्री बनेंगे और अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे, तो उम्मीदें उनसे बहुत होंगी। उम्मीदें एक तो होंगी कि जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं, वो चलती रहें उसी तरह से, पहली बात। दूसरी बात, जैसे बहुत सारी स्कीम हैं, जो केंद्रीय सरकार ने अपने सेकंड टर्म में लाई, 2019 में लाई। जैसे पीएम किसान है, वो स्कीम चलती रहे और उनकी उनकी जो कवरेज है और बढ़ जाए। जैसे कुछ स्कीम है जो 70% कवर हो चुकी है, 80% हो चुकी है, लेकिन 20% लोग बचे। जैसे गाँव में मैं जाता था, तो लोग कहते थे, जैसे एक व्यक्ति से मैंने बात करी, उसने कहा कि हमारे यहाँ 23 मकान आ गए हैं पीएम आवास के। मैंने कहा आपको मिला है? नहीं, हमें भी मिल ही जाएगा जब उनको मिल गया है तो। मतलब उसको उम्मीद है, लेकिन क्योंकि उसके पास शायद एक कागज़ पूरा नहीं है, या वो अभी एलिजिबिलिटी में नहीं आया है, या उसका कागज़ अभी प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो लोग हैं, जो उम्मीद में हैं कि भई आज तक तो मुझे कोई स्कीम मिली नहीं। पहली बार मैं देख रहा हूँ, सामने दिखा है, देखिए वो पीएम आवास का घर है, वो पीएम आवास का घर है, उन्होंने मुझे जा के दिखाया और बड़े सुंदर अच्छे घर बने हुए हैं वो। तो अब ये जो लोग बच गए हैं कि कहीं 20%, कभी 30%, क्योंकि पॉलिसी सारी 100% नहीं पहुँची है, कोई 70 पहुँची है, कोई 80 पहुँची है। तो ये तो ये बचा है। तो वो मेरे ख्याल से, क्योंकि गति आ चुकी है, सरकार में एक सिस्टम बन चुका है, मॉनिटरिंग का सिस्टम है, हर चीज़ और ये मैं थोड़ी-सी बात थोड़ा-सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ की जो टेक्नोलॉजी पे पकड़ है, वो लोगों को नहीं जानकारी है। जो मैंने किताब में ये जो उनको आईपैड पकड़ के दिखाया है, मैंने कोई नाटक के लिए प्रॉप नहीं पकड़ा दिया उनके हाथ में। ये उनकी नॉर्मल व्यवस्था है। आप उनसे कभी ज़्यादा बात करेंगे डिटेल में, तो वो झट से अपना आईपैड खोल लेते हैं और कुछ-कुछ ऐसे दिखाने लगते हैं। ये देखिए डेटा, ये देखिए डेटा, ये देखिए डेटा। उनकी आप किसी भी मीटिंग में बैठे हैं, तो आपको कुछ टर्म जैसे कंपैरिजन, डैशबोर्ड, चार्ट, ग्राफ, क्यूआर कोड, जीपीएस, ट्रैकिंग, ये बड़े कॉमन शब्द हैं उनकी वोकैब्युलरी के। अब लोगों ने मान लिया है कि पंडित जी हैं, इनको तो वो घंटी बजानी आती है बस। तो ये भई आपकी धारणा है ना, अब जिसने बना ली, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश ने जुमला ये बहुत यूज़ करा, अरे बाबा को तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से उस सब से कुछ हुआ नहीं। बाबा बहुत तेज़ व्यक्ति हैं। वो अपनी मैथ्स की पढ़ाई करके बीएससी से आए हैं, उत्तराखंड से, और उन्होंने पूरी अपने भारतीय संस्कृति में नाथ पंथ में शिक्षा भी ली है, तो बड़ा अच्छा उसका कॉम्बिनेशन है। तो पहली बात तो मेरे ख्याल से जो करेंगे, जो जो पॉलिसी 60% 70% आई है, उनको कैसे 100% लेके जाना है और कंटिन्यू करते रहना है, और उनकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग और उम्दा करनी है। पहली बात, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है, पहली बात। दूसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और स्कीम आनी है, जैसे जो सबसे बड़ी स्कीम मेरे ख्याल से 24 में ही प्रभाव डालेगी, वो है हर घर जल।
क्योंकि आपको टॉयलेट घर में मिल गया है, आपको गैस घर में मिल गई है, जल का हर घर जल की स्कीम उत्तर प्रदेश में जहां तक आंकड़ा जो आंकड़ा 30 या 35% इंप्लीमेंटेशन हो चुका है उसका, क्योंकि वो स्कीम थोड़ी लेट आई है, दूसरे टर्म में आई है, राइट। उसको कैसे लाना, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी, वेस्ट तो यूपी, देखिए आपको पता है वेस्ट यूपी थोड़ा सा संपन्न है, वहां पे उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड का जो रीजन है, पूर्वांचल का जो रीजन है, जहां पे गरीबी ज्यादा है, वहां पे इस तरह की व्यवस्थाएं कम है, तो उसको आच्छादित करना वो एक बड़ा काम है। जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के प्रोजेक्ट है, जैसे गोरखपुर एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लॉन्च हो गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चुनाव के चक्कर में नहीं हो पाया, वो कंप्लीट हो चुका है, लिंक एक्सप्रेसवे लॉन्च करना है, गंगा एक्सप्रेसवे जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ओमकार जी, जो आपको मेरठ से लेकर सीधे प्रयाग ले जाएगा। मतलब पहली बार आप वेस्ट से ईस्ट 10 से 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। बल्कि मुझे कुछ लोग वकील कह रहे थे, जो वेस्ट की जो बेंच की डिमांड है बहुत समय की, वो बेंच की डिमांड अब डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि बेंच की डिमांड की हम जा नहीं पाते, हमें भाई हमारे 3 दिन खर्च हो जाते हैं, एक दिन पहले से जाओ, एक दिन होटल लेके रहो, एक दिन वकील टाइम देगा, अगले दिन वापस आने में लग जाता था। अब तो आप 1.5 दिन में आ जाके आ सकते हैं। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी ने जो डिफेंस के कॉरिडोर आपको दे दिए हैं, उनको डेवलपमेंट करना, जो 5 नोड्स हैं अलीगढ़ की, झांसी की, उनको डेवलप करना, जो बहुत सारे लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पे जमीन ले ली है, पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मेक श्योर करना कि वो फ्लरिशिंग हो जाए, वो चलने लगे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे काम भी करने को है। मैं आपको एक बड़ी मेरी जो आखिरी चर्चा हुई थी जनवरी में, उसके विषय में आपको बताता हूँ। मैं जब जनवरी में उनको ये वाली पुस्तक देने गया, और वही मेरा टॉप ट्वीट भी इस समय टैग्ड है, मैंने उनसे पूछा, महाराज जी ये टर्म तो बहुत अच्छा गया, और अगला टर्म अपने को मिल ही रहा है, तब तो चुनाव हुए भी नहीं थे, जनवरी की बात है। मैं जितना फील्ड में गया हूँ, आप लोग तो सब फील्ड में रहते ही हैं, आपको तो पता ही, लेकिन मेरी भी पूरी ऐसी जानकारी है कि अपने को टर्म बड़े आराम से मिल रहा है ये। तो अगले टर्म का क्या फोकस है? और उन्होंने एक लाइन में कहा कि आई विल ट्राई, मतलब उन्होंने हिंदी में कहा, मैं इंग्लिश में कहूंगा इस बात को, मैंने ट्वीट इंग्लिश में लिखा था, आई विल डू एवरीथिंग टू मेक यूपी ए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं वो हर संभव काम करूंगा जिससे उत्तर प्रदेश एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। तो मैंने जब और बात करी तो उन्होंने कहा, भाई जब जब मेरे पास रेवेन्यू नहीं होगा, जब मेरा उत्तर प्रदेश प्रॉस्परस नहीं होगा, तो मैं वेलफेयर की स्कीम चलाऊंगा कैसे? मुझे पहले प्रॉस्पेरिटी तो लानी पड़ेगी, तभी वो ट्रिकल डाउन होगा। और कितनी भी बात कर लो, गवर्नमेंट जॉब तो 2-3% ही है, आप कितना भी हल्ला मचा लो, गवर्नमेंट जॉब तो 2-3% ही है। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने क्या करा, उनको पारदर्शी कर दिया कि अब आप पर्ची दिखा के, नाम दिखा के, आपकी जात क्या है उसके नाम पे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो ज्यादा नौकरियां वो तो प्राइवेट सेक्टर ही दे पाएगा। तो मैं प्राइवेट सेक्टर को चोर की तरह नहीं समझता हूँ, प्राइवेट सेक्टर इस प्रदेश के, इस देश के विकास में उतना ही भागीदार है जितनी सरकार है। तो उनको मुझे चोर नहीं समझना है, बल्कि मुझे उनको रेड कारपेट देना है, जो जो गुजरात का मॉडल है। गुजरात में मुझे बताया जाता है कि वाइब्रेंट गुजरात में अगर आपने एक बार दाखिला दे दिया, तो आपको नरेंद्र मोदी के ऑफिस से कॉल जाता रहेगा, भाई आपने वो जमीन ली थी, कहाँ गए, आप कब लगाएंगे इंडस्ट्री, उल्टा होता था। थी इंडस्ट्रीज को, तो यही वो यूपी में भी ट्रैक कर रहे हैं। उनका है कि मैं यूपी को प्रॉस्परस कैसे बनाऊं, यूपी में काम करना कैसे आसान कर दूं, यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे अच्छा कर दूं, और बाकी चीजें तो स्वतः ही होती जाएंगी अगर प्रदेश प्रॉस्परस हो गया तो। ये उनका एम मुझे दिखाई दिया, जो मेरी चर्चा हुई। अच्छा, योगी आदित्यनाथ और मोदी की जोड़ी ने एक इतिहास रच दिया है उत्तर प्रदेश में। हम ये भी जानते हैं कि ये लगातार चौथी जीत है भारतीय जनता पार्टी की, 2014, 2016, 2017, 2019 और 2022। इतिहास रचा गया है, रचा जाने वाला है परसों। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसके अरमानों पर, ख्वाबों पर तुषारापात हो गया है, बड़े परेशान हैं। बीच में भी पिछले साल हमने जून में देखा है कि जब योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, गृह मंत्री से मिले थे, राजनाथ सिंह से मिले थे, जेपी नड्डा राष्ट्रपति से मिले थे और फिर वापस लौटे थे, तो जिसको हम लुटियन मीडिया कहते हैं, उसमें तरह-तरह की कथा और कहानियां चलाई गई थी कि योगी और केंद्र में टकराव की जो है वो बहुत गहरी रेखा खींच गई है, कुछ इस तरह का पूरा एक बनाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल। ये लोग अब भी ये कोशिश तो करेंगे, क्योंकि जो वो चाहते थे वो तो पूरा हो नहीं पाया। अब फिर से प्रयास होगा 2024 के इलेक्शन से पहले। योगी जी की राह में तरह-तरह के रोड़े अटकाए जाएंगे। जी। कैसे इसको इन बाधाओं को पार करेंगे? देखिए, मेरा इसका दो स्तरीय उत्तर है इस बात का। एक तो ये जो बाधाएं हैं ना, और आपने खुद कहा ये लुटियंस मीडिया की क्रिएशन है, ये रियलिटी नहीं है।
और जी, ये जो जी। क्रिएशंस है ना, ये एक तरह का बबल है, एक झूठ का बबल है और मुझे लगता है इस झूठ के बबल में अखिलेश जीते रहे, पिछले 2 महीने, 3 महीने। जैसे मैं आपको 4-5 उदाहरण देता हूँ। मेरा पूरा एक चैप्टर है किसानी के ऊपर, खेती-किसानी के ऊपर कि कैसे पीएम किसान का पैसा गया, कैसे धान और गेहूँ की खरीद अनप्रेसिडेंटेड 8 गुना, 9 गुना ज़्यादा हुई पिछले बार से। जो जो पुरानी स्कीमें हैं, जैसे कैसे गन्ना का पैसा दिया गया, ये सब किसान खुश था, अमूमन किसान खुश था। लेकिन लुटेन्स मीडिया ने क्या चलाया? किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी और अखिलेश उसको मान भी बैठे। देखिए प्रोपेगेंडा करना अलग बात है, आप थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए वोटर को प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन आप उस प्रोपेगेंडा को खुद ही जीने लगे हैं, तो ये तो मतलब मज़ाक हो गई ना। तो ऐसा उन्होंने कई चीज़ों में करा। आपने सबसे पहली बात करी ओमकार जी कि लॉ एंड ऑर्डर अमूमन हर जगह दिखता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना बोले कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव नहीं, ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया। लेकिन बिल्कुल। मीडिया में क्या चर्चा चलती रही? हाथरस, 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 लखीमपुर खीरी, उन्नाव, उन्नाव, उन्नाव। वो ऐसा है मतलब कि एक बार को बोलते रहो जोर-जोर से कि वो ही सच लगने लगे। और अखिलेश जीने भी लगे इसमें। 4-5 केसेस लिए और उन 4-5 केसेस में भी रिएक्शन भाई हाथरस में सीबीआई किसने बुलाई? योगी आदित्यनाथ ने खुद बुलाई। आप तो बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई कह रही है, सीबीआई तो थोपी जाती है सेंट्रल बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ सीबीआई की खुद डिमांड हो रही है। पहले आपने कहा लखीमपुर खीरी में मंत्री का लड़का एफआईआर नहीं होगी, तीसरे दिन एफआईआर होगी। आपने कहा मंत्री का लड़का पकड़ा नहीं जाएगा, 5वें दिन पकड़ा भी गया वो। अभी उसकी जांच-वाच नहीं हुई, वो 2 महीने जेल में भी रहा। तो लोगों को दिख रहा है ना भाई कि 20 साल में मुझे कौन-सा मंत्री का बेटा है जो अरेस्ट हुआ? लोगों को तो ये दिख रहा है ना, लेकिन मुझे झूठ चलाया वो चलता रहा। तीसरा एग्जांपल अयोध्या का हिंदू, उत्तर प्रदेश का हिंदू, पूरे विश्व का हिंदू खुश है, खुश नहीं है मतलब बिल्कुल प्रफुल्लित है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। समाजवादी पार्टी ने क्या आडंबर रचने की कोशिश करी? एक वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर एक झूठा केस गढ़ दिया अयोध्या जमीन विवाद का और उसी में जीते रहे। नहीं, नहीं अयोध्या में घोटाला हुआ है, चंपत राय जी ने चंपत कर दी जमीन। उनको पता ही नहीं है चंपत राय जी ने अपनी हड्डियां गला दी उस केस को लड़ने के लिए, एक तथ्य को जुटाने के लिए। सही तो बात है। चौथा और आखिरी उदाहरण कोरोना में जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वो मतलब वो शायद विश्व के भी कुछ कोनों में नहीं हुआ। मतलब आपको डब्ल्यूएचओ आपको अनुमोदित कर रहा है, आईआईटी कानपुर पूरी रिपोर्ट लिख रहा है एक 100 पन्नों की आपके मॉडल पे। ऑस्ट्रेलिया का एक सांसद क्रेग केली कह रहा है कि मुझे योगी आदित्यनाथ लोन पे दे दीजिए अपनी कंट्री में मैनेज करने के लिए। नीति आयोग ऑक्सीजन की प्रणाली भी कह रहा है। बम्बई हाई कोर्ट उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप तीसरी वेव के लिए योगी आदित्यनाथ की तैयारी करें। इतने सारे लोग कह रहे हैं। लोग भी अमूमन खुश हैं। लोगों ने ये मान लिया कि भाई जो हो सकता था, जो पॉसिबल था वो योगी आदित्यनाथ ने करा। दिक्कत तो अमेरिका में भी हुई, दिक्कत तो स्पेन में भी हुई, दिक्कत तो यूके में भी हुई। लेकिन ये क्या है यहाँ पे बहती हुई लाशें, बहती हुई लाशें, बहती हुई लाशों पर सबको पता है वो बहती हुई लाशों का सच क्या है, वो ट्रेडिशन है कुछ जातियों में कि वो बिल्कुल। लाशों को नहीं जलाते, लेकिन उस झूठ को फैलाया गया पहले तो बहुत जोर से फैलाया गया, विदेशी पत्रकारों से फैलवाया गया और अखिलेश मान भी बैठे उस झूठ। क्योंकि मैं जब टीवी में जाता था तो उनके सारे जो स्पोक्समैन थे वो यही बोलते रहते थे और कैमरा हटने के बाद भी वो मान बैठे थे इस बात को। तो ये कैमरा पे बोलना मैं मान सकता हूँ एक बार को, भाई आप एक पार्टी के स्पोक्समैन है, यू हैव टू प्ले टू द गैलरीज, तो आप जनता को दिखाने के लिए एक बात बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर उस झूठ को मान भी बैठे हैं तो फिर तो आपकी वो दशा होनी ही है। तो मेरे ख्याल से सही ये है। सब जो रहा, ये लुटेन्स मीडिया ने करा तो, लेकिन उससे फायदा नहीं मिला उनको कुछ। वो हाँ, थोड़ा-सा वो मुस्लिम समाज को और यादव समाज को ये सिग्नल देने में मेरे ख्याल से सक्सेसफुल रहे कि आ रहे हैं अखिलेश, जो उनका नारा भी था। और इसलिए वही एमवाई का जो कॉम्बिनेशन था, जो 30 साल पुराना कॉम्बिनेशन मुलायम सिंह यादव ने क्रिएट करा है, वही आज आपको 32-33% वोट शेयर जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा वोट शेयर है, वो आपको मिल गया। लेकिन ये उनकी सीलिंग है। ये सीलिंग मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय सारे प्रयोग कर चुके हैं वो। वो कांग्रेस के साथ जाके देख चुके हैं, वो बसपा के साथ जाके देख चुके हैं, वो छोटे दलों के साथ जाके देख चुके हैं, वो एमवाई को पूरा इस बार मतलब मुसलमानों को तो उन्होंने खुला सिग्नल दे दिया था कि भाई मैं मुख्तार अंसारी के लड़के को, जब मुख्तार अंसारी कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, आई डोंट केयर, वो मुसलमान है, मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। आजम खां कितने भी बड़े भूमाफिया हो, उन पे 84 केस हैं, मैंने बड़े से बड़े वकील खड़े कर दिए, मैं एक दिन की बेल नहीं ले पाया आजम खान के लिए, लेकिन मैं उनको चुनाव जी। लड़ाऊंगा क्योंकि वो मुसलमान वोट चाहिए मुझे। तो उन्होंने पूरा सिग्नल दे दिया, जिन्ना का नाम भी मैं लूंगा, मैं सब कुछ करूंगा मुसलमान वोट पाने के लिए, और मुसलमान वोट मिल भी गया उनको। और उन्होंने अपने यादव क्लैन में ये सिग्नल दे दिया कि भाई हम आ रहे हैं, फिर से अराजकता, फिर से सैफई महोत्सव मनेगा, अब तो खुली छूट है, आ जाओ। तो वो वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक उतना ही है ना मजा, आप उसमें कितनी भी खींचतान कर लीजिए, अब वो इलास्टिक पूरी खिंच चुकी है, वो 32% पे, अब आपको कुछ और ही सही। करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से लुटेंस मीडिया लिखता रहेगा। अभी देखिए, अभी आप 10 दिन बाद देखिए कुछ ना कुछ नैरेटिव शुरू हो जाएगा, यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, योगी इतना बेकार, ऐसा वैसा, ह्यूमन राइट्स, कुछ कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से वोट की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और
जैसे आपने कहा कि आप तो कह रहे हैं 4 चुनाव, मैं तो कहूँगा 6 चुनाव। 14 का लोकसभा चुनाव, जब से अखिलेश यादव ने पार्टी छीनी है, आपको वो जी, छीनती जी। हुई पार्टी याद होगा जब माइक से पार्टी छीनी थी। 14 का चुनाव हारे, बुरी तरह, 17 का चुनाव बुरी तरह हारे। उसके बीच में 15 निकाय, अर्बन निकाय के चुनाव हुए, शहरी हाँ, निकाय के चुनाव, वो यस। बुरी तरह हारे थे। 16 मेयर में से 2 बसपा के बने, 14 भाजपा के बने। हुँ, हुँ, सारे हार हुँ। गए। 17 का विधानसभा हारे, 19 का लोकसभा हारे, 21 में फिर जिला पंचायत के चुनाव हुए। तो 75 में से 70 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बना और फिर 22 में ये हारे। अभी 24 में देखते हैं, फिर से इलेक्शन बड़ा आ रहा है, तब क्या होता है। तो अखिलेश यादव के हाथ से जब से बड़ी पार्टी आई है। एक आपने छोटी-सी बात और कही थी, उस पे और टिप्पणी कर दूं कि जी, जी। कयास लगाए जा रहे थे कि वो विधानसभा की अपनी संसद छोड़ेंगे और लोकसभा में रहेंगे, लेकिन उन्होंने कल लोकसभा की अपनी वो छोड़ दी और बड़े सारे पत्रकारों ने, सबा नकवी और शिवम विश्व ने कहा मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। मैंने लिखा, मेरा ट्वीट भी काफी चल रहा है सुबह से, मैंने कहा मास्टर स्ट्रोक तो पता नहीं, मेरे ख्याल से वो लज्जित होंगे। जो 17वीं लोकसभा इस समय चल रही है, उसमें उनकी अटेंडेंस है 32%, मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं है। यूपी का एवरेज है 84%, नेशनल एवरेज है 80%। 32% आप समझ सकते हैं, मतलब 32%। आप लखनऊ से उठ के दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। सही। जीरो। आपने क्वेश्चन कितने पूछे? जीरो। आपने 3 साल के, 1 साल में 3 सत्र होते हैं। अगर बजट का जो फॉलोअप सेशन होता है उसको मिला के 4 सेशन होते हैं। आपने ऐसे 3 सेशन गुजार दिया, आपने एक प्रश्न नहीं पूछा। आपने अपोजिशन से, आप अपोजिशन में हैं। मैंने तेजस्वी सूर्या का डेटा डाला। तेजस्वी सूर्या जो जवान सांसद है, उसने उसने 200 से ज्यादा हाँ, क्वेश्चन पूछे अपनी सरकार से और बताइए। उनकी 85% अटेंडेंस है। एक प्राइवेट मेंबर बिल नहीं डाला। आपने 5 डिबेट में पार्टिसिपेट किया, आपने बस 5, जबकि नेशनल एवरेज है 30-32 का। तो मतलब आप पार्लियामेंट में आते नहीं है, क्वेश्चन आप पूछते नहीं है, रहते आप है नहीं, लंदन में आप पड़े रहते हैं। हाथरस वाले केस के दिन आप लंदन में थे। आपने ये नहीं सोचा कि मैं फ्लाइट लेके वापस आ जाऊं। तो आपने सोचा कि चलो यार, संसद जाने में तो बहुत आलस आता था, अब चलो विधानसभा। उनके घर से मात्र 6 मिनट की दूरी पे है उनका जो विक्रमादित्य हाउस, मैं उसको व्हाइट हाउस बोलता हूँ, बड़ा सा एक बड़ा पैलेस है। उस जगह पे आप जमीन खरीद के घर बनाएंगे उतना बड़ा, तो कम से कम 50-100 करोड़ का बनेगा। पता नहीं संपत्ति कहां से आई उनके पास इतना बनाने की। उस घर से विधानसभा जाने में लिटरली 5 मिनट लगते हैं। ट्रैफिक होगा तो 7 मिनट लगते हैं। उस एरिया में ट्रैफिक भी नहीं होता, वीआईपी एरिया है वो। तो अब वो 7 मिनट दूर है। अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री काल में भी 5 बजे 6 बजे के बाद पकड़ना मुश्किल होता था उनको। आप उनको स्विमिंग पूल या बैडमिंटन के लॉन में पा सकते थे केवल। तो देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो कह रहे हैं लुटियंस वाले उसको। अब वो पहले विधानसभा पहुंचे तो महाराज जी उठ के अपने अपने बंगले से होगा। उत उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर के भी करोड़ों लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जो चुनाव से पहले 13 महीने तक आंदोलन चलवाया गया या चलाया गया दिल्ली में, वहाँ तक तो चलिए फिर भी ठीक है। आपको लोकतंत्र में अपने तरीके से आंदोलन चलाने का हक है जब तक आप हिंसा ना करें। हालाँकि हिंसा भी हुई हिंसा भी बहुत और जोर की हुई। हाँ, अच्छे तरीके से हुई, वो मुकदमे भी कायम हुए हैं। लेकिन चुनाव घोषणा होने के बाद आप खुद को अराजनीतिक कहते हैं, लेकिन जिलों-जिलों में जाकर के आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत सारे लोगों की ये कहीं न कहीं भावना है कि ऐसे लोगों को सबक तो सिखाया जाना चाहिए। उनकी जाँच-पड़ताल तो होनी चाहिए। ख़ास तौर से लोग कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी की जाँच होनी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार बनने के बाद कुछ चीज़ें तो होंगी, जिससे लोगों की जो भावनाएँ हैं वो उनको संतुष्ट किया जा सके? देखिए, जब भी कोई ऐसा फेक आंदोलन हुआ है, उसका योगी आदित्यनाथ ने तो कम से कम बहुत कड़ाई से उसका सामना किया है। चाहे वो सीए के आंदोलन हो, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी खराब हुई, उसको ड्रोन कैमरों से, सीसीटीवी फुटेज से लेके उनसे वसूली की गई। उनके पोस्टर लगाए गए, हाई कोर्ट के कहने के बाद भी लॉ पास कर दिया गया। तो वो सब हुआ। यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहे वो राकेश टिकैत हों, चाहे योगेंद्र यादव हों। योगेंद्र यादव ने तो अभी एक टीवी डिबेट में मान भी लिया। आपने सुना होगा कि भाई हमने तो जमीन तैयार करी थी भाजपा को हराने के लिए, अब सपा नहीं हरा पाई तो हम क्या कर सकते हैं? हमने जमीन तैयार पिच करी थी, तैयार की, मतलब पिच पिच तैयार तैयार की। करी थी। जी, हाँ, मतलब हाँ। वो बेसिकली किसान आंदोलन नहीं था, वो पिच के क्यूरेटर थे वो क्रिकेट स्टेडियम के। तो लेकिन लेकिन आपने देखा कि जिस बूथ से राकेश टिकैत आते हैं, वहां से 125 वोट रालोद को मिले हैं और 550 वोट भाजपा को मिले हैं। पूरे गांव से, कॉन्स्टिट्यूंसी से। पश्चिम कह रहे थे कि पश्चिम में आप 10 सीट भाजपा को मिल जाए तो बड़ी बात है। पश्चिम में पूरी केवल 6 सीट 7 सीट का नुकसान हुआ है। वो तो अब पिछली बार से 25-30 सीट कम हुई है, तो कहीं-कहीं तो 5 सीट 6 सीट जाएँगी ही जाएँगी। तो उतना ही बस नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह के जो मैं इनको कहता हूँ कि एक्टिविस्ट ऑन रेंट, मतलब रेंट देके अवेलेबल हैं, जो उनकी जेब में सही। पैसा डाल दे,
आज वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, कल वो किसान एक्टिविस्ट हैं, कल वो सीए के एक्टिविस्ट हैं, परसों वो एनआरसी के एक्टिविस्ट बन जाएंगे। इनकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये जनजीवन खराब करते हैं, ये देश में वैमनस्य पैदा करते हैं, हिंसा कोई बड़ी हो सकती है, उससे किसी तरह का दंगा हो सकता है, एक जाति की फीलिंग बना देते हैं, किसान आंदोलन को फिर धीरे-धीरे जाट आंदोलन कब बदला दिया गया वो हो सकता है। और जो सबसे दुःख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी थी, उसकी जो अब रिपोर्ट आई है, उसमें पता लगा है कि कम से कम 80 से 85% लोग तो इसके फेवर में थे, बिल्कुल। किसान आंदोलन के फेवर में थे। लेकिन जो वोकल ग्रुप था, 15% का वोकल ग्रुप था, जो बड़े किसान थे, जो मंडी से संपर्क रखते थे, जो खुद भी मंडियाँ चलाते थे, जिनके आड़ती। परिवार में एक आदमी किसान था, एक आदमी आड़तिया था। वो लोग पावरफुल थे, उनके पास समय भी था। भाई किस किसान के पास समय है 1-1 साल घर से बाहर रहने का? उन लोगों का दबाव हुआ और नरेंद्र मोदी ने कहा भी भई मैं देश के लिए लाया था, किसानों के लिए वापस ले रहा हूँ और शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई। मैं इसको बिल्कुल। मेरे ख्याल से किसी और रूप में वो स्वतः ही फिर से आ जाएगा, किसान ही डिमांड करने लगेंगे। वो 85% किसान है, जब वो डिमांड करने लगेंगे तो फिर से आना लगेगा। लेकिन आपने ठीक कहा, इस तरह के लोगों के बाद जो एक्टिविस्ट ऑन रेंट है, उनकी जाँच होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कड़ाई से इस तरह की चीज़ों को रोका है। मेरे ख्याल से अब भी वो लेंगे इसका संज्ञान। शांतनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर बहुत गहन जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी, बहुत बहुत आनंद रहा आपके प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।